पाकिस्तान आर्मी के हवाले से 4 बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। उन्हें कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात कर दिया गया है। ये नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड क्या है? 27वीं तरमीम में ये ओहदा सामने आया और इस ओहदे के ज़िम्मे कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं और सीडीएफ के बाद, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद सबसे अहम तरीन ये ओहदा अब फ़ौज में होगा और इस ओहदे पर जनरल आमिर रजा आ चुके हैं। जनरल आमिर रजा कौन है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा फील्ड मार्शल के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल लगा और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी चीफ का खिताब मिला उन्हें और उनके हवाले से कुछ बड़े दावे किए गए, उन दावों पर भी बात करेंगे, उस आर्टिकल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर जो है वो इसराइली अखबार ने फील्ड मार्शल के हवाले से छापी और बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और आईआरजीसी के कमांडर जनरल अहमद वहीदी मिलकर प्राइवेट तौर पर एक खुफिया मुआहिदा चला रहे हैं और उस खुफिया मुआहिदे की मदद से पाकिस्तान ईरान से अपनी बातें मनवा रहा है। ये खुफिया मुआहिदा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और चौथी बड़ी खबर है बदखशां से। बदखशां का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अफगान रजीम के हाथों से निकल चुका है। इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान की फोर्सेस पर आ रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस पर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया है बदखशां के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को जनरल के ओहदे पे तरक्की दे दी गई है। 4 स्टार रैंक कर दिया गया है उनका और कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात कर दिया गया है। ये ओहदा साल 2025 में होने वाली 27वीं आईनी तरमीम में सामने आया था, जिसमें फौज के स्ट्रक्चर को तब्दील किया गया था। आर्मी चीफ के साथ साथ सीडीएफ का ओहदा बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और उस ओहदे के नीचे जो सबसे अहम ओहदा बनाया गया वो था कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड और उसके नीचे वाइस आर्मी चीफ का ओहदा बनाया गया। अब कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड क्या हैं, इनके ज़िम्मे क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस पर बात करें तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की निगरानी, इसके अलावा जोरी डेटरनेस से मुतल्लक ऑपरेशन कमान और इसके साथ-साथ स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी और तैयारी और जोहरी असासों के इस्तेमाल से मुतल्लक कमांड ऑफ चैन में भी इनका किरदार होगा। अब यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि पाकिस्तान ने जो एटम बम बना रखा है, इस हवाले से जितनी भी पॉलिसी बनेगी, इसको कब, कहाँ, कैसे चलाना है और इसको चलाने के लिए क्या-क्या हिकमत अमलियाँ बनानी हैं, वो सब जनरल आमिर रज़ा के हवाले हो गया है। आज के बाद से जनरल आमिर रज़ा पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को देखेंगे, उनकी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करेंगे। इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ इस नए स्ट्रक्चर की, तो इस नए स्ट्रक्चर में सीडीएफ के बाद, फील्ड मार्शल के बाद जो अहम ओहदा है वो यही है और इसके बाद चीफ वाइस आर्मी चीफ का ओहदा है जो अभी तक ताहाल खाली है और उस ओहदे पर अभी तक किसी को तैनात नहीं किया गया। अगर उस ओहदे पर भी किसी को तैनात कर दिया जाता है तो पाकिस्तान में बैक वक्त 2 4 स्टार जनरल काम करेंगे और जो फील्ड मार्शल हैं, क्योंकि उनके पास फील्ड मार्शल का रैंक है, तो उनका जो स्टार्स हैं वो 5 स्टार्स हैं। लेकिन मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसा आर्मी चीफ आता है जो 4 स्टार होता है और वो सीडीएफ भी होता है, तो बैक वक्त पाकिस्तान की फौज की निगरानी 3 4 स्टार जनरल करेंगे। ये थी इस हवाले से तफसीलात। अगर जनरल आमिर रज़ा की बात करूँ तो वो आर्मर्ड कोर से हैं और उनका जो पाकिस्तान की आर्मर्ड इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की वेपन इंडस्ट्री है, उसका खासा तजर्बा है और वेपन्स के हवाले से काफ़ी समझ-बूझ रखते हैं। यही वजह है कि इस मेरिट की बुनियाद पर उन्हें इस ओहदे पर तरक्की दी गई। इसके अलावा बड़ी खबर है, फाइनेंशियल टाइम ने ये खबर छापी है और ये कहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए उसे मोनेटाइज़ कर दिया है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को उसकी मदद से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आर्टिकल में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के हवाले से कुछ ऐसी बातें भी की गई जो हकीकत के बरअक्स हैं, लेकिन बहुत सारी बातें, या यूँ कह लें कि इस पूरे आर्टिकल का जो लब्बे-लुबाब है, मरकज़ है, मरकज़ी ख़्याल है, वो यही है कि फील्ड मार्शल अपनी पावर को, ताकत को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बहरानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो किसी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वक़्त फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की इमेज को पूरी दुनिया के सामने बेहतर कर दिया है और पाकिस्तान एक बेहतर खारजा पॉलिसी के साथ एक बेहतर मुकाम पर इस वक्त दुनिया में खड़ा है और मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान के किरदार को माइनस नहीं किया जा सकता और मिडल ईस्ट के अंदर की प्लेयर पाकिस्तान बन चुका है और इस वक्त खित्ते की सियासत को पाकिस्तान लीड कर रहा है। ये है उसका मरकजी ख्याल। इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी की गई जिनका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानब बड़ी खबर ये सामने आई, इसराइली अखबार ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और आईआरजीसी के कमांडर जनरल अहमद वहीदी ने जंग शुरू होने से पहले एक खुफिया मुआहिदा किया और उस मुआहिदे के तहत आईआरजीसी पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तानी पोर्ट्स के रास्ते अपने तेल को दूसरे ममालिक को बेच रही है
और इसमें पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है और इससे ना सिर्फ IRGC, ना सिर्फ ईरान बल्कि पाकिस्तान भी पैसा बना रहा है। ये दावा किया गया है इसराइली अखबार की जानिब से और ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की नेवल ब्लॉकेज है या जो भी ईरान के खिलाफ इक़दामात किए जा रहे हैं, जो पाबंदियाँ हैं, उन पाबंदियों को तोड़ने का ये एक नया रास्ता निकाला गया है। ईरान और पाकिस्तान की क़यादत ने मिलकर निकाला है। ये भी दावा किया गया कि इसी मुआहदे को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान सालिस के किरदार के तौर पे सामने आया और बतौर सालिस ईरान पाकिस्तान की बात को मान रहा है और ये भी दावा किया गया कि इसी मुआहदे को लेके सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले रुकवाए हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने ईरान को धमकी दी कि अगर ईरान ने सऊदी अरेबिया पर हमला किया तो पाकिस्तान इस मुआहदे से निकल जाएगा, जिसके बाद से ईरान ने सऊदी अरेबिया पर हमले ख़त्म कर दिए और जब ये जंग बंदी दोबारा ख़त्म हुई तो सिर्फ एक मिसाइल ईरान ने सऊदी अरेबिया पर चलाया और फिर पाकिस्तान ने धमकी दी तो ईरान ने सऊदी अरेबिया पर हमलों का सिलसिला बंद कर दिया। ये दावा किया जा रहा है इसराइली अखबार की जानिब से, लेकिन इस दावे के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम ने कोई जो है तस्दीक नहीं की। अगर अब तक की जंग के अंदर इसराइली अखबारों की रिपोर्टिंग को देखा जाए तो वो मुसलसल इस तरह की रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं जिससे जो ममालिक हैं उनके ताल्लुकात ख़राब हों और मिडल ईस्ट के अंदर एक अफरा-तफ़री का माहौल पैदा करने के लिए और इस वक़्त पाकिस्तान के हवाले से ये खबर छापना, ये इसलिए भी इसराइल को सूट करता है क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इसराइल ने 40 साल से मिडल ईस्ट को तबाह करने के लिए जो प्लान बनाया है, वो उस प्लान में कामयाब ना हो। फील्ड मार्शल पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब भी सालसी की बातें हो रही हैं, अब भी पाकिस्तान मुतहरक है। तो पाकिस्तान के सालसी के किरदार को मशकूक करने के लिए और पाकिस्तान को मुलायन करने के लिए इसराइल की जानिब से इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह की खबरें छापना कोई बड़ी बात नहीं है। यकीनन ये डिसेप्शन है जो जंग के दरमियान इस्तेमाल की जाती है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान के किरदार को नुकसान पहुँचाने के लिए ये फार्मूला इसराइल को बेहतर लगा, तो इसराइल ने इस फार्मूले पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी। ये थी इस हवाले से तफसीलात। तीसरी बड़ी खबर, बदख्शां में तालिबान रजीम का कंट्रोल खत्म हो चुका है। मौलवी जुम्मा खान की फोर्सेस ने बदख्शां का कंट्रोल संभाल लिया है। वही बदख्शां जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से मिलाएगा, वही बदख्शां जहाँ पे वुहान कॉरिडोर है और अब इल्ज़ाम ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने बदख्शां के लोगों को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बगावत करवाई और अफ़गान रजीम के खिलाफ उनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो बदख्शां को अफ़गान तालिबान रजीम से छुड़वाने में कामयाब हुए और इसमें अब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, जबकि हकीकत में वहाँ की सिविल आबादी ने, वहाँ की मकामी आबादी ने तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस की। तालिबान जो उनके वसाइल पर कब्ज़ा करना चाहते थे, उनकी मादनियात पर कब्ज़ा करना चाहते थे, उन्होंने अपनी मादनियात को, अपने वसाइल को तालिबान रजीम से बचाया और कहा कि हम अपनी मादनियात, अपने वसाइल को खुद अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे और वो खड़े हो गए तालिबान रजीम के खिलाफ, उनकी बातों को नहीं माना और अब तालिबान रजीम ने जब देखा कि वहाँ पे उनका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, तो उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया। ये थी अब तक की तफ़सीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।